हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपली वर्ड्स। मैथ्स में हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके 2 एक्सरसाइजेज हमने सॉल्व कर लिए थे। ये तीसरा एक्सरसाइज है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सबको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये चैनल स्पेशली हम आप ही लोग के लिए बनाए हैं, क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। हर प्लेलिस्ट का लिंक भी वहाँ पर है, जिस पर क्लिक करके आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं, तो एक बार उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से सीखना होगा। पहला कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है और दूसरा फैक्टर थ्योरम क्या होता है। तो देखिए, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते डायरेक्टली हम लोग सीख जाएंगे। हम यहाँ पर मेनली आपको ये समझाना चाहते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। अच्छा, पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल किसको कहेंगे किसको नहीं कहेंगे, पॉलिनोमियल कितने टाइप के हो सकते हैं, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है। हमें यहाँ इस पर फोकस करना है कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, और उसके बाद हम लोग फैक्टर थ्योरम को भी समझ लेंगे। तो देखिए, जैसे कि अगर हम किसी नंबर को फैक्टराइज करते हैं तो क्या मिलता है। जैसे 10 है, 10 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 × 2 × 1। तो यहाँ पर 10 को फैक्टराइज किया गया तो हमें 3 नंबर्स का प्रोडक्ट मिला। 5 भी 10 का एक फैक्टर है, 2 भी 10 का एक फैक्टर है और 1 भी 10 का एक फैक्टर है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या 5 10 का एक फैक्टर है, आप प्रूफ करके बताइए, तो आप क्या करेंगे। आप ये कर सकते हैं कि आप 10 में 5 से डिवाइड कीजिए, करेंगे ना, 5 2 जा 10। अगर रिमाइंडर 0 बच गया तो आप कह देंगे कि हाँ 5 जो है 10 का एक फैक्टर है, क्योंकि 5 से 10 में पूरा डिवाइड हो रहा है। मतलब जो फैक्टर होता है ना, उससे ओरिजिनल नंबर में पूरा डिवाइड हो जाता है। अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये जो नंबर है इसका एक फैक्टर है, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। उसी तरह से देखिए, अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहें कि क्या x-1 इस बड़े से पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो आप क्या करेंगे। आप ये कर सकते हैं कि ये जो बड़ा सा पॉलिनोमियल है x³ - 23 x² - 142 x - 120, इस बड़े से पॉलिनोमियल में आप x-1 से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करेंगे, डिवीजन करते करते अगर लास्ट में 0 आ गया, रिमाइंडर 0 बचा, तो आप कह देंगे कि हाँ x-1 जो है इसका एक फैक्टर है। और अगर 0 नहीं बचा तो आप क्या कहेंगे कि x-1 इसका फैक्टर नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम आसानी से बता पाएँ, इतना बड़ा डिवीजन हमें न करना पड़े और हम पता लगा कर बता दें कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो हाँ, वैसा एक तरीका है और वही तरीका हमें बताता है फैक्टर थ्योरम। तो देखिए, हम इस बड़े से पॉलिनोमियल को बिना x-1 से डिवाइड किए प्रूफ करके बताते हैं कि x-1 जो है उसका फैक्टर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है ना, उसको एक नाम दे देते हैं px। ये पॉलिनोमियल का नाम हो गया px = x³ - 23 x² - 142x - 120। और जिसके बारे में चेक करने बोला है ना कि x-1 उसका फैक्टर है या नहीं, इसको भी एक नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं gx। px और gx इस तरह का नाम क्यों देते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी आपको समझा देते हैं। p मतलब हुआ पॉलिनोमियल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इसीलिए हम इसको p से डिनोट करते हैं। एंड इट इज़ ए पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x, इसीलिए ब्रैकेट में x लिखते हैं। अब जब यहाँ पर p लिख दिए तो यहाँ पर भी p लिखेंगे तो दोनों का सेम नाम हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पर एक दूसरा लेटर लिख दिए gx। एक पॉलिनोमियल दूसरा है जिसका नाम हमने g रख दिया है और इसमें वेरिएबल x है तो ब्रैकेट में हमने x रखा है। अगर यहाँ वेरिएबल y होता तो यहाँ पर ब्रैकेट में y लिखते। उसी तरह से यहाँ पे वेरिएबल y होता या z होता तो यहाँ ब्रैकेट में z लिखते। तो इसी तरह से पॉलिनोमियल का नेमिंग किया जाता है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या x-1 जो है इसका फैक्टर है या नहीं, और बिना डिवाइड किए, हमें डिवाइड नहीं करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखिए क्या करेंगे, हम gx को 0 के बराबर करेंगे। मतलब x-1 जो है वो 0 हो जाएगा और x का वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा 1। मिल गया ना x का वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर एक मिसप्रिंट था, यहाँ पे प्लस होगा, ये जो 142x है ना प्लस में है। x का ये जो वैल्यू हमें मिला ना, इसको हम इस वाले पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, x के जगह पर 1 पुट करेंगे। और अगर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू भी 0 आ गया तो हम लोग कहेंगे कि यस, x-1 जो है ना, इट इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और अगर ये 0 नहीं आया तो हम लोग कहेंगे कि x-1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो चलिए, अब x के जगह पर हमें 1 पुट करना है, यानी कि हमें p1 कैलकुलेट करना है। तो x का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब हो जाएगा -23x² यानी कि 23 × 1 का स्क्वायर प्लस 142x यानी कि 142 × 1 और -120 तो -120।
अब देखिए जो जो वैल्यूज़ है सबको सॉल्व करेंगे। 1 क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, -23 हो जाएगा, +142 हो जाएगा और -120 हो जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव में है तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा कितना, ये दोनों मिलकर हो जाएगा प्लस में 143 और ये दोनों नेगेटिव है तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा माइनस में 143। तो देखिए फाइनल जो आंसर आया वो 0 आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया x = 1 पुट करने पर, तो हम लोग क्या कहेंगे कि x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर 0 नहीं आता तो कहते इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। उसी तरह से आप इसको भी चेक कर सकते थे, जैसे कि आप इसको gx के जगह क्या मानते, x - 10 को अगर चेक करना होता तो gx = x - 10 मानते, तो x = आपको क्या मिल जाता, 10 मिल जाता। अब आप 10 जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ 10 पुट करते और उसके बाद उसको सॉल्व करते, वहाँ पर भी आपको अंततः 0 ही मिल जाता। तो आप क्या कह देते अंत में कि हाँ x - 10 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसी चीज़ से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है और उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हमें यही बताता है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया कि x का वैल्यू 1 डाला, तो x का वैल्यू 1 डालने पर जो p1 का वैल्यू आया ना वो भी 0 आ गया। तो अगर x के वैल्यू 1 से p1 0 आता है, मतलब x - 1 जो होगा वो एक फैक्टर हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में बोलें तो अगर x = a पुट करने पर pa का वैल्यू 0 आ जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि x - a इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x - a जो है उस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पर एक पर्टिकुलर नंबर लेकर ना हम समझाए, लेकिन अगर जनरल फॉर्म में जैसे कि कोई फार्मूला होता है, कोई आइडेंटिटी होता है, उसमें ABCD एक वेरिएबल का यूज़ करते हैं, अगर उस फॉर्म में हम लोग बोलें तो फैक्टर थ्योरम के बारे में हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अगर पॉलिनोमियल में x की जगह a पुट कर देने पर अगर वैल्यू 0 आ जाता है तो x - a जो होगा उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। इसी बात को उल्टा करके हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर x - a जो है किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो a पुट करने पर उस पॉलिनोमियल में x की जगह a पुट करने पर 0 आएगा। सेम चीज़ है लेकिन दोनों एक ही स्टेटमेंट को उल्टा करके बताया गया है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन ही देखिए, इसमें 4 अलग अलग पॉलिनोमियल्स हमें दिए गए हैं और हर पॉलिनोमियल के लिए हमें चेक करना है कि क्या x + 1 जो है उसका फैक्टर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, x + 1 को तो gx मान लेंगे और ये सारे जो पॉलिनोमियल्स हमें दिए गए हैं ना इसको px मानेंगे। gx वाले से x का वैल्यू निकालेंगे और उस x के वैल्यू को हर px में डाल डाल कर देखेंगे। अगर px 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये उसका एक फैक्टर है, और अगर px 0 नहीं होता है तो कहेंगे कि ना उसका फैक्टर नहीं है ये। तो देखिए पहला पॉलिनोमियल हमारा दिया है px, इसको मान लेते हैं। ये पॉलिनोमियल है x³ + x² + x + 1 और किस फैक्टर को हमें चेक करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं, उसको gx मान लेंगे। किसको हमें चेक करना है, x + 1 को हमें चेक करना है कि ये फैक्टर उसका है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, gx को 0 के इक्वल करेंगे, gx को जो है ना 0 के इक्वल करेंगे, मतलब x + 1 भी 0 = 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा -1, ठीक ना। अब इस x के वैल्यू को वहाँ पे पुट करेंगे px में, हमें p - 1 इसका वैल्यू निकालना होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट कर देंगे, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो -1 का क्यूब ऑड पावर है ना तो ये -1 ही रह जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर इवन पावर है तो 1 हो जाएगा, फिर -1 और बाहर में प्लस तो ये -1 हो जाएगा, और फिर लास्ट में +1 तो +1। तो -1 + 1 -1 + 1 0 हो गया। अब ये 0 हो गया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो gx ये वाला जो पॉलिनोमियल था x + 1 ये इस बड़े से पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, x³ + x² + x + 1 का एक फैक्टर है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप x + 1 से डिवाइड कर दीजिए, x³ + x² + x + 1 में डिवीजन करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, अंत में आपको 0 ही मिलेगा, कुछ यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। तो आप इस बात का प्रूफ ऐसे भी देख सकते हैं करके। लास्ट में आपको इस तरह से एक स्टेटमेंट लिख देना है, यस x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + x² + x + 1। x + 1 जो है इसका एक फैक्टर है, हमने प्रूव कर दिया। और ये हमने कैसे प्रूव किया, बाय फैक्टर थ्योरम, हमने ये
फैक्टर थ्योरम की मदद से प्रूव किया। दूसरा एक और पॉलिनोमियल है, इसको px नाम दे देते हैं। पॉलिनोमियल है x⁴ प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और किसको हमें चेक करना है फैक्टर है या नहीं, उसको gx मान लेंगे। x प्लस 1 के बारे में ही चेक करना है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें सबके लिए हमें x प्लस 1 ही दिया है। x प्लस 1 को ही इसके लिए भी चेक करना है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, चारों के लिए, ठीक ना। तो gx सब क्वेश्चन के लिए x प्लस 1 ही होगा, ठीक ना। तो देखिए अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे और वहाँ पे पुट करेंगे। x माइनस 1 gx को हम लोग 0 के इक्वल करेंगे और मतलब x प्लस 1 भी जो है 0 हो जाएगा और x इक्वल टू क्या मिलेगा, -1 हमें मिलेगा यहाँ पे। अब इस x के वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे px में। तो px x की जगह पे -1 पुट करना है, तो p -1 हो गया इक्वल टू -1⁴ प्लस -1⁻³ प्लस -1⁻² प्लस -1 और फिर लास्ट में +1, ठीक ना। अच्छे से वैल्यूज़ आपको बैठाने हैं। अब -1 पे इवन पावर है तो 1 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे +1 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, फिर लास्ट में +1 हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से आपको वैल्यूज़ मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, फिर 1 - 1 0 हो जाएगा, लास्ट में 1 बच गया। तो देखिए p - 1 का जो वैल्यू है ना वो 1 आया। इट इज़ नॉट 0, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब जब ये 0 आ ही नहीं रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 जो है ना इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं है। आप अगर x प्लस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे ना, x प्लस 1 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको लास्ट में रिमाइंडर बच जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 0 बचता है, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपका रिमाइंडर बच जाएगा। अब बस आपको स्टेटमेंट लिख देना है। क्या लिखेंगे स्टेटमेंट कि x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ ये बड़ा वाला पॉलिनोमियल, नॉट अ फैक्टर ऑफ px। इस तरह से बस आपको एक स्टेटमेंट लिख देना है। अब चलिए देखते हैं कि क्या x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, क्या x प्लस 1 से इसमें डिवाइड होगा पूरा। तो उसके लिए क्या करेंगे, px इसको मान लेंगे। px इक्वल टू x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। और जिसको चेक करना है उसको तो gx मान लेंगे, x प्लस 1, gx इक्वल टू x प्लस 1 दिया है। gx को अब 0 के इक्वल करेंगे और x प्लस 1 भी 0 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि gx तो x प्लस 1 ही है और x इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब x इक्वल टू -1 को इसमें पुट करेंगे, p x की जगह p -1 पुट करेंगे तो -1 के ऊपर 4 प्लस 3 इंटू -1 के ऊपर 3 प्लस 3 इंटू -1 के ऊपर 2 फिर -1 और फिर +1। अब देखिए -1 के ऊपर 4 है तो 1 हो जाएगा, -1 के ऊपर 3 है तो -1 होगा। अब -1 इंटू 3 करेंगे -3 हो जाएगा, ठीक ना। एकदम सिंपल कैलकुलेशन। देखिए -1 के ऊपर 3 है तो -1 होगा ना, -1 इंटू 3 -3 हो जाएगा। ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, इवन पावर, और फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, +3। और उसके बाद इधर -1 हो जाएगा, -1 और फिर लास्ट में +1। यहाँ पे ये -3 और +3 0 कर देगा अपने आप को और ये -1 +1 ख़त्म हो जाएगा। अंत में एक 1 बच जाएगा, प्लस में 1 बच जाएगा। तो p-1 जो है ना यहाँ पर इसको 0 नहीं कर पा रहा है। -1 ये जो वैल्यू हमें gx से मिला ये वैल्यू इसको 0 नहीं कर पा रहा है। मतलब ये जो नंबर है, ये जो पॉलिनोमियल है x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल इसका एक फैक्टर नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी हमें सेम स्टेटमेंट लिखना होगा। क्या लिखेंगे कि x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। x प्लस 1 px जो कि हमने किसको माना था, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1, इसका फैक्टर नहीं है ये x प्लस 1। इस तरह से आपको स्टेटमेंट लिख देना है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आया, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब चलिए इसको चेक करते हैं। इसको px मान लेंगे, px इक्वल टू x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x और फिर लास्ट में √2। और gx क्या है, gx तो हर क्वेश्चन के लिए अभी तक तो x प्लस 1 ही है
और x प्लस वन को हम लोग 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। इसी वैल्यू को हमें यहाँ px में पुट करना है, तो p -1 x की जगह -1 आएगा इक्वल टू -1 के ऊपर क्यूब -1 के ऊपर स्क्वायर -2 प्लस √2 और इसको फिर बाहर में x है ना तो मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा और फिर लास्ट में √2 है प्लस में। अब अच्छे से एकदम सावधानी से सॉल्व करना है। -1 का क्यूब तो हो जाएगा -1, माइनस बाहर में और अंदर में -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा और माइनस बाहर में है तो -1 ही रह जाएगा वो। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, -1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। और जो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 बन जाएगा और ये -√2 बनेगा और फिर बाहर में माइनस है तो ये माइनस इसको फिर प्लस बना देगा, इसको प्लस बना देगा। तो हम 2 स्टेप में करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस बाहर में रहने देते हैं, -1 अंदर हो जाएगा तो -2 -√2 और फिर +√2। अब क्या करेंगे, -1 -2 बन जाएगा और माइनस अंदर चले जाएगा तो ये हो जाएगा +2 और फिर +√2, ठीक ना। यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस अंदर चले गया, ठीक ना, ये भी प्लस बन गया, ये भी प्लस बन गया यहाँ और यहाँ, और लास्ट में क्या है +√2 है। सॉल्यूशन एकदम अच्छे से करना है, सिंप्लीफिकेशन आपका एकदम क्लियर होना चाहिए तब ये सब क्वेश्चन बनेगा। अब ये -2 + 2 ख़त्म और ये √2 है प्लस में ही और ये भी √2 प्लस में ही है तो 2√2 हो गया ना 2√2। इट इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 के इक्वल नहीं हुआ, p -1 पुट करने पर 0 के इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या स्टेटमेंट लिखना होगा, इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। x + 1 जो है वो px का फैक्टर नहीं है और px क्या है वो हमने ऊपर डिफाइन कर दिया है, तो यहाँ आप लिखें या ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर है, इसमें कहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें चेक करना है हर क्वेश्चन के लिए कि क्या gx px का एक फैक्टर है या नहीं। तो डिवीज़न तो करने जाएंगे नहीं, हमें डायरेक्टली बोल दिया है कि फैक्टर थ्योरम से पता करके बताइए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से यहाँ पे नहीं पता करना है हमें। तो फैक्टर थ्योरम से कैसे पता करते हैं, gx को 0 के बराबर करते हैं, उससे हमें x का एक वैल्यू मिलता है, x के उसी वैल्यू को हम लोग px में डालते हैं और px में उस वैल्यू को डालने के बाद अगर px 0 आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ ये जो gx दिया है उसका एक फैक्टर है। अगर नहीं आता है तो कहते हैं कि ना उसका फैक्टर नहीं है। बस वही मेथड हमें यहाँ पर अपनाना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हर px के लिए सेम gx दिया था, बट यहाँ पर हर px के लिए एक अलग gx दिया है, ठीक ना, वही अंतर है 1 और 2 में। तो चलिए एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। px हमें दे दिया है, gx भी हमें दे दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि gx को 0 के इक्वल करेंगे, gx इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे, मतलब x + 1 विल बी 0 और x का वैल्यू क्या हमें मिलेगा, यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा -1, मिल गया x का वैल्यू। अब इसी x के वैल्यू को px में डालेंगे, px हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे px हमें दिया हुआ है 2x³ + x² - 2x - 1, ये हमें px दिया है और x की जगह -1 पुट कर देंगे, यानी कि p -1 हमें निकालना पड़ेगा। अगर ये 0 आ गया तो हाँ फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं फैक्टर नहीं है, यही तो करना होता है ना। तो अब देखिए 2x का क्यूब यानी कि -1 का क्यूब, फिर प्लस x का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, फिर -2x, तो -2 × x की जगह पे -1 और फिर लास्ट में -1 है। अब सबको सॉल्व करेंगे अच्छे से, -1 का क्यूब तो -1 ही होगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, ठीक ना। -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा तो +1 रह जाएगा यहाँ पे, -2 × -1 तो +2 हो जाएगा और लास्ट में तो -1 है। तो देखिए -2 + 2 ख़त्म, +1 -1 ख़त्म, 0 बच गया ना, तो p -1 का वैल्यू जो है 0 आ गया। अब जब ये 0 आ गया x के उसी वैल्यू पर जो कि हमें gx को 0 करने पर मिला था, इसका मतलब क्या हुआ कि gx इज़ अ फैक्टर
ऑफ पी एक्स। जी एक्स जो है पी एक्स का फैक्टर है। अब आप जी एक्स के जगह पर x प्लस 1 भी लिख सकते हैं और पी एक्स के जगह पर ये बड़ा सा पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं, वो आपका मर्जी है। स्टेटमेंट आप कैसे लिखते हैं ये टोटली आपका है, आपको पूरा फ्रीडम है कि आप इसको कैसे लिखेंगे, कितना लंबा लिखेंगे, कितना सजा के लिखेंगे, आपको उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। अच्छा, स्टेटमेंट के लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप एक बार बुक को देखिए, ठीक ना। बुक में देखिए, एनसीईआरटी का बुक खोलिए, उसमें एग्जाम्पल्स पे जाइए और एग्जाम्पल्स में जैसे जैसे स्टेटमेंट वाइज लिख के बताया है ना, सॉल्व करके बताया है, कोशिश कीजिए कि आप भी एग्ज़ाम में वैसे ही बनाएं। अगर आप वैसे बना देते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, सबसे बेस्ट मार्क्स मिलेगा। अगर हम उस तरह से लाइन बाय लाइन लिख लिख के समझाने लगे, बताने लगे, तब तो हो गया। ये छोटा सा चैप्टर बनाने के लिए हमको 3-4 वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, तो वैसा तो हो नहीं सकता। हम आपको शॉर्ट एंड सिंपल तरीका बता रहे हैं कि आप एनसीईआरटी बुक फॉलो कीजिए, उसमें जैसे स्टेटमेंट दिया है वो लिखिए, बनाना कैसे है, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, वो हम समझा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए, यहाँ पर एक पी एक्स हमें दिया है और एक जी एक्स हमें दिया है, तो हमें चेक करना है कि क्या x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है। मतलब अगर हम x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 0 आएगा कि नहीं आएगा रिमाइंडर, वो हमें चेक करना है। तो डिवाइड करके तो चेक नहीं करेंगे, फैक्टर थ्योरम अब हम लोग जान चुके हैं तो उसी का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जी एक्स को पहले 0 के इक्वल करेंगे, जी एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 2 था ना जी एक्स का वैल्यू, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर मिलेगा -2, मिलेगा ना। अब x का वैल्यू -2 मिला, उसी वैल्यू को पी एक्स में डालेंगे। पी एक्स क्या है हमारा, पी एक्स हमारा गिवन है x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1, राइट। अब यहाँ पे x की जगह -2 डाल देंगे तो p -2 हो जाएगा यहाँ पे। तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और प्लस 1। अब सबको सॉल्व करेंगे, -2 का क्यूब है तो माइनस में ही आंसर आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा, और फिर 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा, और फिर लास्ट में प्लस 1। 12 और 1 ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो 12 1 13, प्लस में तो 13 हो जाएगा, और 8 और 6 8 और 6 क्या है, नेगेटिव है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। तो जब 13 - 14 करेंगे तो आपको मिलेगा -1। अब देखिए ये 0 तो नहीं आया ना, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि p -2 पुट करने पर हमें 0 नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जी एक्स है, जिससे कि हमें x का वैल्यू -2 मिला था, वो इसका एक फैक्टर नहीं है कि नहीं। तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में स्टेटमेंट, हम लिख देंगे कि जी एक्स इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। जी एक्स जो है वो पी एक्स का फैक्टर नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि जी एक्स से जो हमें एक्स का वैल्यू मिला वो पी एक्स को 0 नहीं कर पाया, वहाँ पे लास्ट में 1 बच गया, इसीलिए वो उसका फैक्टर नहीं है। अब चलिए इसको चेक करते हैं कि क्या जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं। तो हम लोग वैसे ही करेंगे, जी एक्स हमें क्या दिया हुआ है, जी एक्स हमें दिया हुआ है x-3। अब हम जी एक्स को 0 के इक्वल करेंगे, यही करते हैं ना हमेशा, जी एक्स को 0 के इक्वल करेंगे, मतलब x-3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 मिल जाएगा हमें, ठीक ना। अब इसी x के वैल्यू को पी एक्स में डालेंगे। पी एक्स हमारा क्या है, पी एक्स हमारा है x³ -4x² प्लस x+6। अब इसमें x की जगह 3 डालना है, यानी कि p3 हमें निकालना है। तो 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर और प्लस 3 प्लस 6, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 9 27 माइनस 3 3 9 9 चौक 36 36 प्लस 6 3 9। अब 27 और 9 दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों मिलके 36 हो जाएगा, और 36 नेगेटिव में भी है, तो 36 - 36 0 हो गया। मतलब P3 पुट करने पर हमें 0 मिल रहा है, x का वैल्यू 3 डालने पर px 0 हो जा रहा है, मतलब gx इज अ फैक्टर ऑफ px। gx जो है px का फैक्टर है। इस तरह से हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k का वैल्यू फाइंड करना है इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर हमें बता दिया गया है सामने से कि x - 1 जो है ना,
इन चारों का फैक्टर है, हमें चेक नहीं करना है, हमें बता दिया है कि चारों का फैक्टर है, बस हमें k का वैल्यू बताना है। देखिए यहाँ पर भी k है, 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 तो k के जगह पर कौन सा नंबर हम पुट करेंगे ताकि x-1 जो है ना उसका एक फैक्टर बन जाएगा, वही हमें k का वैल्यू फाइंड करके बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, फैक्टर थ्योरम ही हम अप्लाई करेंगे और ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो gx हमारा क्या गिवन है, gx तो हमारा यही गिवन है, जो फैक्टर है उसी को ना gx बोलते हैं। तो x-1 हर क्वेश्चन के लिए gx x-1 ही होगा, तो यहाँ gx लिख लेते हैं x-1। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि gx को 0 के इक्वल करके x का वैल्यू निकालते हैं, यही करते हैं ना अभी तक। तो gx को 0 करके x का वैल्यू निकालते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ पर आ जाता है 1। अब क्योंकि x-1 जो है इसका फैक्टर है, मतलब x=1 अगर हम इसमें पुट करें तो ये 0 हो जाना चाहिए, यही ना, यही हमने पढ़ा है ना फैक्टर थ्योरम में। तो x=1 पुट करेंगे उसमें और वो 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो p और x के जगह 1 पुट करेंगे और इट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक ना, कुछ गलत नहीं लिखे। अब देखिए x² + x + k ये हमारा px का वैल्यू है, तो हम p1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, p1 की जगह पर लिख सकते हैं x² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस x यानी कि 1 प्लस k का वैल्यू तो निकालना है इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 तो 2 हो जाएगा प्लस k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू क्या मिल गया हमें, k इक्वल टू -2 मिल गया। k के जगह पर -2 अगर होता तभी x-1 जो है इसका एक फैक्टर बन जाता, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए, इमेजिन कीजिए कि k के जगह पर -2 है, मान लेते हैं k की जगह क्या है -2 है, और इससे आप x का वैल्यू निकाले 1, और जब आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो ये दोनों मिलकर 2 बनेगा, और -2 तो उधर k का वैल्यू आपने डाला ही है तो 0 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर -2 ही डालना पड़ेगा k के जगह पर, तभी x-1 जो है इसका एक फैक्टर बनेगा। अगर आप k के जगह 3 पुट कर दे, 4 पुट कर दे, 5 पुट कर दे तो ये फैक्टर नहीं रह जाएगा, ठीक ना। तो इसी तरह से हम लोग k का वैल्यू हर क्वेश्चन में फाइंड आउट करके देखेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें भी gx क्या हमें हमारा हो जाएगा, हर क्वेश्चन के लिए तो सेम gx दिया है, gx x-1 सॉल्व, इसको 0 के इक्वल करेंगे, gx को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक ना। डायरेक्ट कर दिए, आप प्रोसेस से पूरा अच्छा से लिखिएगा। तो x का वैल्यू 1 आएगा और उसी 1 को यहाँ पर पुट कर देंगे, x में p1 पुट कर देंगे और ये 0 हो जाना चाहिए क्योंकि फैक्टर है उसका, कह दिया डायरेक्टली, तो 0 हो जाना चाहिए। मतलब 2 और x² इसमें 1 पुट करते हैं सब जगह x की जगह पर, तो 2 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस √2 शुड बी इक्वल टू 0, ठीक ना। p1 हम लोग निकाल लिए, px में हर जगह 1 पुट करके p1 निकाल लिए, इतना आया। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 × 1 का स्क्वायर तो 2 ही हो जाएगा, प्लस k × 1 k ही हो जाएगा, प्लस √2 तो √2 ही रह जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए k कितना हो जाएगा, k हो जाएगा 2 भी उधर जाके माइनस बन जाएगा, √2 भी उधर जाके माइनस, तो k इक्वल टू -2 माइनस √2, k का हमें वैल्यू ये मिला। और आप इसको अगर ब्रैकेट में लिखना चाहते तो ऐसे लिख देंगे 2 + √2, ठीक ना। तो इस तरह से k का वैल्यू इतना हमें मिल जाएगा। k की जगह अगर इतना रहता, 2 + √2 माइनस में अगर रहता k की जगह पर, इस जगह पर, तब ये जो है gx है ये इसका एक फैक्टर बन जाता। तो इसी तरह से k का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अब इसमें देखिए gx तो हमें यहाँ पर भी वही मानना पड़ेगा क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए gx सेम दिया है, gx = x-1, और इसको gx को जब 0 के इक्वल करेंगे तो x-1 = 0 होगा और x = 1 आ जाएगा। अब इस x = 1 को पुट करेंगे यहाँ पे तो ये 0 हो जाना चाहिए क्योंकि x-1 इसका फैक्टर है, ठीक ना। तो 1 पुट करेंगे हर जगह, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा k × 1 का स्क्वायर माइनस √2 × 1 प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0, ठीक ना। k × 1 का स्क्वायर तो k हो जाएगा, माइनस √2 × 1 तो माइनस √2 हो जाएगा, और प्लस 1 तो ये +1 ही हो जाएगा इक्वल टू 0।
तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√2 उधर जाएगा तो +√2 बन जाएगा, और +1 उधर जाएगा तो -1। तो k का वैल्यू इतना हमें मिल गया। तो इस तरह से k का वैल्यू हम निकाल सकते हैं अगर हमें बता दिया जाए कि gx इसका एक फैक्टर है। अगर ऐसा बोल दिया जाए तो k का वैल्यू आराम से निकाला जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन के लिए भी gx उतना ही होगा, gx इक्वल टू x-1। gx को 0 के बराबर करेंगे तो x-1 0 हो जाएगा और x इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक ना। और इसी वैल्यू को px में डालेंगे तो 0 हो जाना चाहिए ना 0। तो डालते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर, तो k इंटू 1 का स्क्वायर -3x, तो -3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। दो जगह यहाँ पे k है ना, हम तो देखे ही नहीं थे, हमको लगा दे एक ही जगह है। तो k इंटू 1 का स्क्वायर तो k ही हो जाएगा, फिर -3 इंटू 1 तो -3, और फिर प्लस k इक्वल टू 0। k और k मिलकर 2k बन जाएगा, -3 इक्वल टू 0, -3 उधर जाएगा तो 2k इक्वल टू प्लस में 3, और k इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। तो इस तरह से इस वाले पॉलिनोमियल में हमें k का वैल्यू 3/2 मिल गया। k के जगह पर 3/2 होता, यहाँ भी 3/2 और यहाँ भी 3/2, तब जो पॉलिनोमियल बनता उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x-1 होता। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जिसमें कि हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने को तो आपने क्लास 8 में भी सीखा था। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग फैक्टराइज आसानी से कर सकते हैं। तो एक एक करके सबको फैक्टराइज करते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 जा 12 हो जाएगा। इसको भी हमें ऐसे तोड़ना है ताकि मल्टीप्लाई करने पर 12 ही हो जाए, ठीक ना। तो 7 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं, 4 3 जा 12 होता है। तो देखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4x -3x हो जाएगा ना, 4 3 जा 12, और बाकी टर्म्स को ऐसे ही लिख देंगे। 12x² शुरू में था और एंड में था +1। ये आपने क्लास 8 में किया था, वैसे ही करना है, कुछ नया इसमें है नहीं, ठीक ना। तो अब देखिए, अब फर्स्ट 2 टर्म से भी हमें कॉमन मिलेगा, लास्ट 2 टर्म से भी कॉमन मिलेगा। पहले 2 टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन ले सकते हैं। 4x बाहर निकल गया, पहले टर्म में बचा 4 3 12 होता है, तो 3 और x बचा, और दूसरे टर्म में कुछ नहीं बचा, 1 बचा, ठीक ना। और दूसरे टर्म से क्या कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, तब ना अंदर सेम चीज़ बचेगा, जो यहाँ पे बचा है वही चीज़ बचना चाहिए बाद में भी। तो 3x -1 माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब देखिए 3x -1 दोनों में है, तो 3x -1 दोनों से कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा 4x -1। हो गया फैक्टराइज। 3x -1 इंटू 4x -1, अगर आप इन दोनों को वापस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको इतना ही मिल जाएगा। तो इसी तरह से फैक्टराइज करते हैं, और कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे देखिए 2 3 या 6 होता है, तो 7 को कैसे तोड़ेंगे जो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 हो जाए। तो 7 को तोड़ेंगे 1 और 6 में, तभी ना 6 1 जा 6 हो जाएगा। तो चलिए स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को। 7x को लिख सकते हैं 1x और 6x, ठीक ना। दोनों मिलके 7x हो जाएगा, दोनों को प्लस में रखेंगे। और इधर क्या था, इधर तो 2x² था शुरू में और लास्ट में था 3, ठीक ना। तो हमने स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को। अब 2x² और x, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों से x कॉमन आएगा। पहला वाले में बचेगा 2x + 1, और इससे भी क्या कॉमन आएगा, इससे 3 कॉमन आ जाएगा ना, 3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 2x + 1। अब 2x + 1 दोनों से कॉमन ले लेंगे, सेम चीज़ आना चाहिए दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी सेम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब कुछ गलत है, ठीक ना। 2x + 1 इंटू, अब अंदर क्या बच गया, x + 3 बच गया, तो x + 3 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 जा 36, माइनस में 36 आता है, तो इसको भी हमें ऐसे तोड़ना पड़ेगा ताकि मल्टीप्लाई करने पर -36 ही आए। तो देखिए +5 को कैसे तोड़ सकते हैं, अगर हम +5 को लिख दें +9 और -4, ठीक ना। +9 और -4 जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -36 हो जाएगा, जो कि होना चाहिए। और दोनों को जब जोड़िएगा, मिलाइएगा दोनों को, तो वापस से +5x हो जाएगा। तो इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। तो चलिए स्प्लिट करते हैं। 6x² तो पहले से है ही। 5x को कैसे तोड़ेंगे, प्लस में 9x और माइनस में 4x, ठीक ना। एक प्लस में और एक माइनस में, ताकि मल्टीप्लाई करने पर माइनस में हो जाए और जब जोड़े तो प्लस में आंसर आए। और -6 लास्ट में है, इक्वल टू करेंगे। अब इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों से 3 निकल सकता है कॉमन और x भी निकल सकता है। तो 3 2 जा 6 होता है, 2 बचेगा अंदर और x बचेगा, और यहाँ से 3 और x निकला तो 3 केवल बचेगा। ऐसे कर लीजिए, उसके बाद एक बार रिवर्स करके देख लीजिए उतना होता है या नहीं।
इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका 6x² हो जाएगा, इसको इससे कीजिएगा तो 9x हो जाएगा। तो एक बार रिवर्स करके भी चेक कर लेना है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर दिए, ठीक ना। अब देखिए दूसरे वाले टर्म से भी हमें कुछ कॉमन लेना है ताकि इतना ही एग्जैक्टली यहाँ भी आ जाए, ठीक ना। तो देखिए दूसरे वाले टर्म से -2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 2x और +3 बचेगा ना। अब वापस से अगर आप इसको इन करते हैं तो -2x इंटू 2x, -2 इंटू 2x तो -4x, -2 इंटू 3 तो -6 आ जाता है ना उतना। अब देखिए दोनों तरफ सेम चीज़ है, यहाँ भी वही यहाँ भी वही, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा 3x -2, तो वही करते हैं 2x + 3 और अंदर बच गया 3x -2, बस हो गया आंसर। अब यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12 -12 आता है। अब हमें इसको भी ऐसे तोड़ना है ताकि मल्टीप्लाई करने पर -12 भी आए। अब देखिए -1 को कैसे तोड़ेंगे, -1 को कैसे तोड़ेंगे, -4 कर देंगे और +3 कर देंगे, तो ये दोनों जोड़ने पर -1 आ जाएगा और 4 × 12 -12 तो हो ही जाएगा। तो वही करते हैं 3x² और मिडिल टर्म को क्या करेंगे, -4 बोले थे ना, -4x + 3x। तो देखिए -4x और +3x दोनों मिलके फिर -x हो ही जाएगा ना, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -12x² भी हो जाता है। तो इसी तरह से हमें स्प्लिट करना होता है। -4 लास्ट में हो गया। अब इन दोनों से भी कुछ कॉमन आएगा, इन दोनों से भी कुछ कॉमन आएगा, तो पहले दो से क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले दो से x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 3x और उसमें बचेगा 4, और बाद वाले दो टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ नहीं, 1 कॉमन आएगा बस, तो अंदर बचेगा 3x -4 प्लस नहीं -4। अब 3x -4 दोनों तरफ दिख रहा है तो 3x -4 को कॉमन ले लेते हैं, 3x -4 कॉमन और अंदर बचा x + 1, हो गया फैक्टराइज। तो ये पहले भी आ सकता है, ये बाद में भी आ सकता है, प्रोडक्ट में आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ये x + 1 पहले भी आ जाता है, 3x -4 बाद में भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें भी हमें इन चारों पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है, बस अंतर यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उनका डिग्री 3 है, जो हाईएस्ट पावर है इनका 3 है। हाईएस्ट पावर 3 होने का मतलब हुआ कि इसके मैक्सिमम 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, चारों का 3-3 फैक्टर होगा। अब देखिए 3 फैक्टर्स कौन कौन होंगे उसको डायरेक्टली हम पता नहीं कर सकते हैं, उन तीनों फैक्टर्स को पता करने का एक नियम है। सबसे पहले हमें एक फैक्टर गेस करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। पहला फैक्टर जो है ना आपको गेस करके ही पता करना होगा, और वो कैसे करते हैं वो अभी हम बताएंगे। और बाकी का 2 फैक्टर जो होगा ना उसको हम लोग स्प्लिट मेथड से पता कर लेंगे, जैसे कि अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे, क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमारा पॉलिनोमियल है, हम लिख सकते हैं px = x³ - 2x² - x + 2। अब इस पॉलिनोमियल के एक फैक्टर को गेस करके पता करने के लिए हम x के जगह पर डिफरेंट नंबर्स पुट करके देखेंगे। हमने पढ़ा था ना फैक्टर थ्योरम में कि अगर x के जगह पर कोई नंबर पुट करने से पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, मान लेते हैं कि x के जगह पर 1 पुट करने से पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, मतलब x - 1 जो है उसका एक फैक्टर हो जाएगा। अगर x के जगह पर 2 पुट करने से पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, मतलब x - 2 उसका एक फैक्टर हो जाएगा। x के जगह पर -1 पुट करने से पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, मतलब x + 1 उसका एक फैक्टर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो सिंबल होता है ना x के साथ उसका जस्ट अपोजिट सिंबल यहाँ पर आ जाता है और वही उसका एक फैक्टर बन जाता है। यही हमने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम में। सबसे पहले x के जगह पर 1 पुट करके देखते हैं क्या होता है। अगर x के जगह 1 पुट करेंगे तो p1 हमारा कितना हो जाएगा, हम हर जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे, तो हो जाएगा 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 + 2, और सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 -2 -1 + 2। अब देखिए 1 प्लस में 1 माइनस में ख़त्म, 2 माइनस में 2 प्लस में ख़त्म, अल्टीमेटली 0 आ गया। x = 1 पुट करने पर ये जो पॉलिनोमियल था हमारा वो 0 के इक्वल हो गया। इसका मतलब x - 1 जो है इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं सो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। किसके अकॉर्डिंग, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ये जो px हमने माना था उसका एक फैक्टर हमें मिल गया। अब एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि अगर कोई नंबर हम लिखे 10, एक नंबर हम लिखते हैं 10, अगर इसका एक फैक्टर आपको दे दे
तो बाकी का नंबर जो होगा जिससे अगर उस फैक्टर को निकाल ले तो वो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि 10 का कितना फैक्टर है, 10 को अगर हम फैक्टराइज करके लिखें तो हमें मिलेगा 2 इंटू 5 इंटू 1, इस तरह से हमें 10 मिल जाएगा। अगर मान लीजिए ये आपको ना दिया रहे, 5 इंटू 1 आपको ना दिया रहे और इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक। अब अगर आपको पता करना हो कि 2 के अलावा और कौन सा नंबर इसके फैक्टर का पार्ट है तो कैसे पता करेंगे, इस 10 में 2 से डिवाइड कर देंगे। 10 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 5, है ना। यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा और आपको मिल जाएगा 5। और 5 को अगर आप और फैक्टराइज कर सकते हैं तो कर दीजिए, 2 फैक्टर्स आपको और मिल जाएंगे। बस वही यहाँ पर करेंगे। एक फैक्टर तो हमने गेस कर लिया, बाकी का 2 फैक्टर कौन होगा उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है उसमें जो फैक्टर हमने गेस किया उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ था, इसका एक फैक्टर हमने गेस किया, अब इस फैक्टर से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो जो कंपोनेंट इसका बचा रहेगा इस वाले फैक्टर के अलावा वो हमें मिल जाएगा और फिर हम उसको भी फैक्टराइज कर देंगे। तो इस तरह से हमें टोटल 3 अलग अलग फैक्टर्स मिल जाएंगे इस बड़े से पॉलिनोमियल का। हमें डिवाइड करना होगा किसको, हमें डिवाइड करना है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। इसको हमें डिवाइड करना है किससे, इसी के एक फैक्टर जो कि है x-1। ऐसा डिवीजन तो आपने क्लास 8 में बहुत किया होगा, एकदम सिंपल है। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो x³ आ जाएगा इसको हमें x² से मल्टीप्लाई करना होगा। कर देते हैं मल्टीप्लाई, x² इंटू x³ माइनस 1 इंटू x² माइनस x², सिंबल चेंज हो जाएगा, ये माइनस से प्लस बन जाएगा, ये प्लस से माइनस बन जाएगा, ये दोनों ख़त्म। और उसके बाद माइनस 2x² ऊपर में, नीचे में प्लस x², तो माइनस x² हो जाएगा। जो जो बचा है उसको उतार देंगे, माइनस x और प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर x से हमें माइनस x² लाना है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x² होगा, माइनस x से, सिंपल सी बात है। तो माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू माइनस x हो जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस x तो प्लस x हो जाएगा। अब फिर से सिंबल चेंज करेंगे, ये प्लस से माइनस बन जाएगा और ये माइनस से प्लस बन जाएगा, ये दोनों ख़त्म और दोनों माइनस माइनस मिलके दोनों माइनस माइनस मिलके माइनस 2x बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस यहाँ नहीं करना है, मल्टीप्लाई होता तब ना माइनस माइनस प्लस होता है। तो माइनस x और माइनस x माइनस 2x बन गया, प्लस 2 उतर जाएगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो माइनस 2x आएगा, तो x को हमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तब ना माइनस 2x आएगा। तो x को कर देते हैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई, तो x इंटू माइनस 2 माइनस 2x और माइनस 1 इंटू माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2। अब देखिए दोनों का सिंबल चेंज होगा, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, अंत में 0 बचा। अगर आप यहाँ पर कोई गलती कर देते ना तो यहाँ पर 0 नहीं बचता, क्योंकि अगर आप गलती से x-1 सही सही फैक्टर इसका नहीं गेस करते तो यहाँ पर डिवीजन तो हो जाता लेकिन अंत में 0 नहीं बचता, अंत में उसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाता। यहाँ पर 0 बचा, मतलब आपने जो फैक्टर गेस किया है इस वाले पॉलिनोमियल का वो बिल्कुल सही गेस किया है। तो इस तरह से भी आप अपने जो प्रोसेस है उसको चेक में रख सकते हैं कि आप सही जा रहे हैं कि नहीं। अब जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ था x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ये जो बड़ा सा पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ था, इस पॉलिनोमियल को हमने 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसका एक टुकड़ा क्या हो गया, एक टुकड़ा हो गया x-1, ये वाला जो हमने गेस किया था, और इसका दूसरा टुकड़ा क्या हो गया, ये जो हमने डिवाइड करके पता लगाया, x² माइनस x माइनस 2। 2 टुकड़ों में तो हमने बांट दिया, अब इसको फिर से 2 टुकड़ों में बांट देंगे तो टोटल हमें कितने फैक्टर्स मिल जाएंगे, 1 2 3। इस तरह से 3 पार्ट में हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो आप देखिए इसको अब आप फैक्टराइज नहीं कर सकते क्या, ये तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसका जो डिग्री है वो 2 है ना, तो इसको तो फैक्टराइज करना आसान है। तो चलिए अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको वैसा का वैसा ही रहने देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ठीक ना। तो x-1 को जैसा का तैसा छोड़ देते हैं और दूसरे पार्ट में x² लिखेंगे और मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे, देखिए x² इसका कोफिशिएंट 1 है ना, तो x² इंटू माइनस 2 करेंगे अगर, तो माइनस 2x² हो जाएगा। और इसको कैसे तोड़ेंगे, जो माइनस 2x² हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अगर हम इसको तोड़ दें, माइनस x को अगर हम लिख दें माइनस 2x प्लस x, तो दोनों मिलकर वापस से माइनस x बन जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x² भी बन जाएगा, ठीक ना। तो ये तो आपने क्लास 8 में किया ही होगा।
तो -2x करेंगे इसको स्प्लिट करके और +x कर देंगे, दोनों मिलके वापस से -x हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं। और -2 एंड वाला टर्म था उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब x - 1 तो अकेला है ही, ठीक, उसको रहने देते हैं बाहर में। और अब पहला 2 टर्म से भी कुछ कॉमन जाएगा, दूसरे 2 टर्म से भी कुछ कॉमन जाएगा, ठीक ना। पहले 2 टर्म से क्या कॉमन जाएगा, पहले 2 टर्म से x आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा x - 2, और दूसरे 2 टर्म से +1 बाहर चले जाएगा, अंदर बचेगा x - 2। अब देखिए x - 1 तो बाहर चले गया, और x - 2 दोनों से कॉमन आ जाएगा, आएगा ना, x - 2 दोनों से कॉमन आ गया, और अंदर बच गया इधर x और इसका बच गया 1, तो x + 1 बच गया, x + 1। अब देखिए 3 फैक्टर्स हमें, फैक्टर के 3 कंपोनेंट हमें मिल गए ना, x - 1 इंटू x - 2 इंटू x + 1 हो गया फैक्टराइज। ये जो बड़ा सा पॉलिनॉमियल हमें दिया हुआ था इसको हमने फैक्टराइज करके 3 टुकड़ों में बांट दिया। बस इसी तरह से हमें करना होता है, एक पार्ट हमें गेस करना पड़ेगा और बाकी का 2 पार्ट हमें क्या करना पड़ेगा, यही मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमें पता करना पड़ेगा। बस यही तरीका है, हर क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका एक फैक्टर गेस करते हैं और बाकी का 2 फैक्टर अपने आप पता चल जाएगा। तो पॉलिनॉमियल हमें क्या दिया हुआ है, हमें पॉलिनॉमियल दिया हुआ है x का क्यूब -3 का 3x² -9x क्या बोल रहे हैं -5। अब इसका एक फैक्टर गेस करने के लिए हमें x के जगह पर अलग अलग नंबर्स पुट करने होंगे, ठीक ना। तो x के जगह पर पहले डालते हैं 1। अगर हम x के जगह पर 1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब यानी कि 1, यहाँ पर हो जाएगा -3x² मतलब -3 इंटू 1 का स्क्वायर तो -3, 9 इंटू 1 तो -9, और 5 तो 5 ही रह जाएगा। तो देखिए -3 -9 -5, 9 3 12 5 17 -17 और इधर +1, क्या 0 हो रहा है, 1 डालने पर तो 0 नहीं हो रहा है, ठीक ना। ऐसे आपको ट्राई कर करके देखना होगा। अब जरूरी नहीं कि आप सबको ट्राई कर करके बना के देखिए, वैसा ज़रूरी नहीं है। आप मन में ट्राई कीजिए, जिससे ये 0 होगा ना उसी को डाल के बस दिखा देना है, सबको डाल के सॉल्व मत करने लग जाइएगा। अब देखिए 1 से तो नहीं हुआ, -1 से करके देखते हैं। तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा, -3 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो -3 ही होगा, -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, और -3 ही रह जाएगा। फिर -1 इंटू 9 -9 करेंगे तो +9 हो जाएगा, होगा ना, और -5 है तो -5 ही रह जाएगा। अब देखिए 5 और ये 5 और 3 8, और -1 माइनस में 9 हो गया, और ये अकेला प्लस में 9 है, ठीक ना। तो x की जगह पर हमने क्या डाला, -1 डाला था x की जगह पर हमने, तो ये जो है -9 और +9 मिलके 0 हो जा रहा है। मतलब x इक्वल टू क्या पुट करने पर हमें 0 मिल रहा है, x इक्वल टू 1 नहीं x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पुट करने पर हमें px का वैल्यू जो है वो 0 मिल रहा है। अब आप वैल्यू पुट करके बना के दिखा भी सकते हैं। px के जगह पर क्या डाल देंगे, -1 डाल देंगे, बना के दिखाई देते हैं। -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5, तो ये हो जाएगा -1 और -3 इंटू +9 -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, अभी जस्ट किए। अब x के जगह पर -1 पुट करने पर ये 0 हो रहा है, इसका मतलब कि x + 1 विल बी अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। यही हमने पढ़ा था ना फैक्टर थ्योरम में, कि x के जगह पर जितना पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए, x के साथ उसी नंबर को लिख देंगे, बस उसका सिंबल चेंज कर देंगे। ऐसे भी देखिए ना, अगर इसको x के साथ लिखना चाहें तो इक्वल टू के उस साइड भेजना पड़ेगा, माइनस से प्लस बन जाएगा, x + 1 उसका एक फैक्टर बन जाएगा। तो एक फैक्टर हमने पता कर लिया, डैट इज़ x + 1। अब बाकी का 2 फैक्टर तो पता करने में आसान है, तो हम एक बार लिख देते हैं कि x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। और कैसे हमने पता किया, बाई फैक्टर थ्योरम। हमने कैसे पता किया, बाई फैक्टर थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, हम डिवीज़न करेंगे, जो फैक्टर हमें मिला है ना उस फैक्टर से डिवीज़न कर देंगे गिवन पॉलिनोमियल में। उसके बाद हमें उस फैक्टर के अलावा क्या बचता है वो मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए डिवीज़न करते हैं।
पॉलिनोमियल है हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x-5। इसमें हमने जो गेस किया पॉलिनोमियल उससे डिवाइड करेंगे। x+1 हमने गेस किया है, अब x+1 से डिवाइड करना है। x से एक्स क्यूब कैसे आएगा, x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x² इसका पहला पार्ट हो गया। x इंटू x² तो x³ बनेगा, +1 इंटू x² बनेगा प्लस x²। सिंबल चेंज और ये दोनों ख़त्म और ये दोनों मिलके बन जाएगा -4x²। 9x उतरेगा और -5 भी उतरेगा। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पर -4x² होगा, तो x को -4x से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। x को -4x से मल्टीप्लाई करना होगा तो बन जाएगा -4x²। अब 1 को भी हमें -4x से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये हो जाएगा -4x। सिंबल चेंज एज ऑलवेज, सिंबल चेंज, ये भी सिंबल चेंज, ये दोनों ख़त्म और -9 + 4 तो -5 बचेगा, -5x -5। अब देखिए क्या होगा, x से हमें -5x लाना है तो x को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, -5 से, ठीक ना। तो यहाँ पे -5 लिख देंगे और x इंटू -5 होगा तो -5x हो जाएगा और +1 इंटू -5 होगा तो -5 ही होगा। अब सिंबल चेंज एज ऑलवेज, ख़त्म 0। अगर आप यहाँ पर सही गेस नहीं किए होते तो यहाँ पर 0 नहीं आता, 0 आ रहा है मतलब हमने सही गेस किया है इसका एक फैक्टर। अब देखिए इस फैक्टर को तो हमने सेपरेट कर लिया, मतलब जो गिवन पॉलिनोमियल था उसको हम लिख सकते हैं ऐसे, x³ - 3x² - 9x-5 इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम इसको, इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू x+1 इंटू x² - 4x-5। अच्छा, इसको हमने इतना इंटू इतना क्यों लिखा, इसका एक और लॉजिक है। यहाँ पर देखिए, ये जो डिवीज़न हमने किया है, अगर आपको डिवाइज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिविडेंड ही मिलेगा ना। तो ये इंटू ये बराबर ये, तो वही तो हमने लिखा है, ये इंटू ये बराबर ये। अब फैक्टराइज करने के बाद इसका एक कंपोनेंट तो हमें मिल चुका है। अब इसका दूसरा जो कंपोनेंट है ना उसको हम लोग स्प्लिट कर देंगे तो टोटल 3 कंपोनेंट इसका जो होना चाहिए था वो हमें मिल जाएगा। डिवीजन करने के बाद इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर जो हमें पता था उसकी मदद से हमने इसका दूसरा पोर्शन भी पता कर लिया। अब इसको भी फैक्टराइज कर देंगे, बाकी के 2 फैक्टर्स भी हमें मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, x+1 तो अकेला रह ही जाएगा, ये तो और फैक्टराइज हो नहीं सकता। दूसरे वाले में हम स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, इसको हम लिख सकते हैं x² -4 आना चाहिए ना, तो -5x + x, -5x और +x करेंगे तो -4x आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आपका क्या आता है, -5x² आता है, जो कि यहाँ पर भी आ रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी। तो प्रोडक्ट उतना आना चाहिए जितना फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है और सम बीच वाला के बराबर ही आना चाहिए। तो इस तरह से स्प्लिट करना होता है और लास्ट में -5 है, लिख दिए, ठीक। अब जैसे करते आए हैं वैसे ही कर देंगे फटाफट। दोनों से कॉमन आएगा x बाहर, अंदर बचेगा x-5, ठीक। और इन दोनों से कॉमन आएगा +1, अंदर बचेगा x-5, ठीक। अब देखिए x-5 दोनों से कॉमन ले लेंगे, x-5 दोनों से कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x और यहाँ पे +1, तो हो जाएगा x+1। तो इस तरह से इसको हमने फैक्टराइज किया तो इसके 3 कंपोनेंट हमें मिले, x+1 इंटू x-5 इंटू x+1। अब चलिए इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर गेस करते हैं। px हमें कितना गिवन है, x³ + 13x² + 32x + 20। हम x के जगह पर -1 ही डाल के देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम x के जगह पर -1 पुट करें तो क्या होगा, देखिए px = -1 हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं p -1 हो जाएगा, तो -1 का क्यूब + 13 इंटू -1 का स्क्वायर + 32 इंटू -1 और लास्ट में +20। तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +13 और -1 के बाद +13, ये हो जाएगा -32 और ये हो जाएगा +20। ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों मिल जाएगा और ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा नेगेटिव में -33 और पॉजिटिव में भी मिलके हो जाएगा +33। तो x के जगह पर -1 पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, मतलब x
+1, -1 पुट करने पर 0 हुआ था ना, तो यहाँ पे x के साथ +1 लिखेंगे, ठीक ना, ये याद रखिएगा। x + 1 विल बी अ फैक्टर ऑफ px का एक फैक्टर क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। अब इससे बाकी का कंपोनेंट निकाल लेते हैं, उसका x + 1 से डिवाइड करेंगे और उसका एक पोर्शन हमें मिलेगा जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और उसको फिर स्प्लिट मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम और फैक्टराइज कर लेंगे। तो x + 1 से डिवाइड करना है अब हमें किस में, x³ + 13x² + 32x + 20 डिवाइड करते हैं, x को मल्टीप्लाई करेंगे x² से तो x³ आ जाएगा, +1 को भी x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो x² हो जाएगा, ठीक। सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट, ये भी सब्ट्रैक्ट, सिंबल हो जाएगा चेंज, ये दोनों ख़त्म, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 12x² + 32x उतरेगा और +20 भी उतरेगा, ठीक ना। अब x से 12x² लाना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे +12x से, तो आ जाएगा 12x² और +1 को भी 12x से करेंगे तो +12x ही होगा, +12x। अब सिंबल होगा चेंज, ये माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों ख़त्म। 32 में 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, -20 बचेगा, नहीं प्लस में 20 बचेगा, 20x बचेगा और 20 नीचे आ जाएगा। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 20x होगा, x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, तो ये हो जाएगा 20x + 20। सब्ट्रैक्शन दोनों ख़त्म, अंतिम में 0। इस तरह से जो पॉलिनोमियल हमें गिवन था उसको हमने 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसका एक हिस्सा हो गया x + 1 और इसका दूसरा हिस्सा क्या हो गया, x² + 12x + 20। इसको फिर से हम लोग 2 टुकड़ों में बांट देंगे तो 3 फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे, इसके फैक्टर के 3 कंपोनेंट्स हमें मिल जाएंगे। तो चलिए अब इसका जो है बाकी का दोनों कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हैं। x + 1 को साइड में रखते हैं, यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो 12x को लिख सकते हैं क्या, 10x + 2x, ठीक ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 20x² आ जाएगा ना, तो यही तो होना चाहिए, और जुड़ के वापस से 12x भी हो जाना चाहिए। दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों काम हमारा हो रहा है, तो इसी को लिखेंगे। उसके बाद x + 1 बाहर में ही रहेगा, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों से कॉमन आएगा हमारा x, अंदर बचेगा x + 10, और इन दोनों से कॉमन आएगा 2, है ना, प्लस में 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x + 10। अब देखिए x + 10 कॉमन आ जाएगा दोनों से, x + 1 तो बाहर है ही, x + 10 दोनों के पास है, कॉमन ले लेते हैं, तो x + 10 कॉमन आ गया, इस वाले में बचा x और इस वाले में 2 प्लस में, तो x + 2 इस तरह से फैक्टराइज हो गया। इसके फैक्टर जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ था उसको फैक्टराइज हमने किया तो हमें इसके 3 कंपोनेंट्स मिले, एंड डेट आर x + 1 × x + 10 × x + 2। अच्छा, ये आगे पीछे भी आ सकता है आपका, उससे कोई इशू नहीं है। अगर ये आपका पहले आ गया, ये बाद में आ गया, ये बीच में आ गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पर देखिए वेरिएबल y है तो इसको px मत लिख दीजिएगा गलती से, यहाँ पर वेरिएबल y है तो इस पॉलिनोमियल को py ऐसे नाम आपको देना होगा, ठीक ना। तो ये सब बेसिक चीज़ है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये सब गलती नहीं करना है, ठीक ना। तो चलिए इसको नाम देते हैं py, क्योंकि यहाँ का वेरिएबल y है ना कि x। py = 2y³ + y² - 2y - 1। इसमें अगर हम y के जगह पर 1 पुट करके देखते हैं क्या होता है। अगर y के जगह 1 पुट कर दे तो p1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर - 2 × 1 तो -2 ही होगा, -1। अब ये हो जाएगा 2 + 1 - 2 - 1, तो 0 तो हो जा रहा है। तो y = 1 पुट करने पर अगर पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है तो इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर विल बी y -1, y -1 विल बी अ फैक्टर ऑफ py का एक फैक्टर जो है y -1 हो जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू +1 रखने पर ये 0 हुआ ना, तो यहाँ पे y के साथ -1 लिखेंगे। यहाँ जो सिंबल रहता है उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर y के साथ रहता है, ये हमेशा ध्यान रखना है, फैक्टर थ्योरम में हमने यही पढ़ा है।
तो y-1 इसका एक फैक्टर मिल गया। अब हम y-1 से उसको डिवाइड करेंगे और बाकी का 2 फैक्टर भी निकाल लेंगे, ठीक ना। तो चलिए डिवीजन करते हैं। यहाँ पे हमें डिवाइड किसको करना है, हमें डिवाइड करना है y-1 से किसको, 2y³ प्लस y² माइनस 2y-1, इसको डिवाइड करना है। y से 2y³ लाना है तो y को तो पहले 2 से करेंगे और y³ बनाने के लिए y² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे y इंटू 2y² विल बी इक्वल टू 2y³, राइट। और -1 को जब इसे करेंगे तो -2y²। अब सिंबल चेंज होगा, ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, ये दोनों ख़त्म और ये दोनों मिलके हो जाएगा प्लस में 3y²। और यहाँ पे -2y तो उतर जाएगा और -1 भी उतर जाएगा। अब हमें y से चाहिए 3y²। तो y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 3y² होगा। y को तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और y² बनाने के लिए y, ठीक ना। तो y² बन जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस में 3y² और -1 इंटू 3y करेंगे तो -3y होगा। अब सिंबल होगा चेंज, यहाँ पे प्लस बनेगा और ये बनेगा माइनस, ये दोनों ख़त्म और ये दोनों मिलके बन जाएगा प्लस में, नहीं प्लस में नहीं, नीचे वाला है प्लस में ना, नीचे वाला है प्लस में 3y, ऊपर में है -2y। तो +3 -2, तो प्लस में बचेगा 1 प्लस 1y या प्लस y डायरेक्टली हम लिख सकते हैं और -1। अब देखिए y-1 से y-1 लाना है तो एक बार में आएगा +1 टाइम में y-1, सिंबल होगा चेंज, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, 0 रिमाइंडर। तो अब जो पॉलिनोमियल हमें मिला था हम px को क्या लिख सकते हैं, फिर px लिख रहे हैं। py को हम क्या लिख सकते हैं, py को हम लिख सकते हैं y-1 इंटू 2y² प्लस 3y प्लस 1। गिवन पॉलिनोमियल को हमने 2 टुकड़ों में तो बांट दिया, अब इसको भी 2 टुकड़ों में बांट देंगे तो इसके 3 फैक्टर के 3 कंपोनेंट्स हमें मिल जाएंगे। तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं और ज़्यादा। y-1 तो अलग ही रहेगा। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा 2y² मिलेगा ना। अब बीच वाले को ऐसे तोड़ना है ताकि मल्टीप्लाई करने पर 2y² ही हो जाए। तो अगर 3y को हम लिख दें 2y और प्लस y, तो दोनों मिलके 3y वापस से हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2y² हो जाएगा, 2y इंटू y हो जाता है ना 2y²। तो मल्टीप्लाई करने पर 2y² होना चाहिए और वापस से जोड़ने पर जितना था उतना ही हो जाना चाहिए। तो हम इसको ऐसे ही स्प्लिट करेंगे, 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1, ठीक ना। मिडिल टर्म स्प्लिट वैसे आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसीलिए हम समझा दे रहे हैं थोड़ा अच्छे से, ठीक ना। अब y-1 है और यहाँ पे इन दोनों टर्म से क्या कॉमन जाएगा, इन दोनों टर्म से y कॉमन जाएगा और इस पहले टर्म 2 भी कॉमन जाएगा ना, 2 के साथ y कॉमन जाएगा, दोनों के पास 2 है। तो पहले टर्म में बचेगा y और दूसरे टर्म में बचेगा 1 और उसके बाद वाले दोनों टर्म से क्या कॉमन जाएगा, इससे कॉमन जाएगा आपका क्या कॉमन जाएगा 1, प्लस में 1 कॉमन चलेगा, अंदर बचेगा y+1। अब देखिए y+1 दोनों के पास है, राइट। तो y+1 दोनों से कॉमन ले लेते हैं। तो y-1 तो बाहर था ही, y+1 भी बाहर निकल गया कॉमन होके और अंदर क्या बच गया 2y+1। तो इस तरह से हमने 3 कंपोनेंट्स पता कर लिया इसके फैक्टराइजेशन के। तो इसी तरह से फैक्टराइज किया जाता है, एकदम आसान तरीका है। एक बार तो मिडिल टर्म आपको यूज़ करना पड़ेगा स्प्लिट करने का और एक बार शुरुआत में आपको गेस करना पड़ेगा। और गेस कैसे करेंगे, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके, ठीक ना। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करिएगा, एग्ज़ाम में अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन को बनाइएगा। तो फाइनली हमने पॉलिनोमियल्स के तीसरे एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया। अब आपको किस चैप्टर और किस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, हम उसको भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप मैथ्स का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं जहाँ पर आपको एक लाइन से हर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।